नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल हिंदी साहित्य विद एबी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपने पिछली क्लास में बात की थी यूजीसी नेट हिंदी के तैयारी के संबंध में, जो कि हम अपने आने वाले एग्ज़ाम जून 2025 को टारगेट कर रहे हैं। इस एग्ज़ाम की तैयारी को मद्देनज़र रखते हुए हमने शुरू किया है आपका इकाई 9, जिसका शीर्षक है निबंध। इस इकाई में आपके कुल 11 निबंध हैं और हर दिन हम एक एक निबंध की चर्चा करेंगे, लाइन बाय लाइन उसको रीड करेंगे, जैसा कि हमारा अभी का एग्ज़ाम पैटर्न हो चुका है उसके अनुसार। तो आज यह हमारा दूसरा दिन है। पहले दिन हमने बात की थी कि किस तरह के क्वेश्चन जो है आपके इस इकाई से बनते हैं और आपके यूजीसी नेट हिंदी के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें इस वाले वीडियो को देखने से पहले। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके यूजीसी नेट हिंदी का इकाई 9 निबंध, और हमारा पहला निबंध है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है और मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में एक अलग से क्लास ली हुई है, टू द पॉइंट सीरीज़ में आप देख सकते हैं, या फिर आप यूनिट 2 के प्लेलिस्ट में भी इसको देख सकते हैं। तो आप एक बार भारतेंदु हरिश्चंद्र, अगर आपको यूट्यूब में वीडियो जैसे सर्च करना है तो आप भारतेंदु हरिश्चंद्र लिख करके लास्ट में हिंदी विथ एबी टाइप करें विदाउट एनी स्पेस, तो आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। तो आज हम इसी के बारे में निबंध पढ़ने वाले हैं, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इसके पहले की क्लास डे 1 की क्लास में मैंने चर्चा की थी कि हमें इस निबंध को पढ़ने के पूर्व इसकी तत्कालीन परिस्थितियों का ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि हम जो है एक अच्छी समझ पैदा कर सकें। क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों से प्रेरित होकर के ही लेखक जो है अपना लेखन कार्य करता है, और उसी से संबंधित यदि आप परिस्थितियों को अच्छे से समझते हैं तो आपको निबंध भी उतने ही अच्छे से समझ आएगा। इस कारण से आप जो है हम मेरे इसके पहले की वीडियो जो डे 1 वाली वीडियो है उसे ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो हम लाइन बाय लाइन इस निबंध को आज पढ़ने वाले हैं। आज बड़े आनंद का दिन है। छोटे से नगर बलिया में, देखिए यहाँ पर नगर का नाम आया है, यह कौन से नगर का नाम आया है? बलिया। तो यह आपसे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट होगा उसे मैं जो है मार्क करते हुए चलूँगी। तो आज बड़े आनंद का दिन है, शुरुआती लाइन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से किस निबंध की शुरुआत होती है ऐसा पूछा जा सकता है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। तो देखिए लेखक जो है यहाँ क्या बोलना चाह रहा है कि हमारे जो देश की स्थिति है, आलसी देश इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ के लोग जो है उस समय यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कब के हैं? 1880 हाँ 1850 से लेकर के 1885 तक इनका समय काल है। तो उस समय की परिस्थिति में जो हमारे देश के लोग थे वो कम काम करते थे, काम नहीं करते थे। इस कारण से हमारे देश के लोगों को इस तरह संबोधित किया गया है। तो बलिया में क्या हो रहा है? बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं, इतने सारे मनुष्य क्या हुए हैं? इकट्ठे हुए हैं। तो अभी हम देखेंगे कि क्यों इकट्ठे हुए हैं। बनारस ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो बनारस का भी नाम आया है ना। बनारस यानी जो आपका काशी, वाराणसी, इस बनारस को ही बोलते हैं। ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो हम यह न कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। लेखक कह रहे हैं कि इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य से आजकल यहाँ सारा समाज ही एकत्र है। रॉबर्ट साहब बहादुर ऐसे कलेक्टर जहाँ हो वहाँ क्यों न समाज ऐसा हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था उसी में अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल को भी उत्पन्न किया। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं जो मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल और टोडरमल हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है इस पैराग्राफ में वह है
कि रॉबर्ट साहब इनकी तुलना जो है अकबर से की है, मुंशी चतुर्भुज सहाय इनकी तुलना अबुल फजल से, और मुंशी बिहारी लाल साहब की टोडरमल से। तो ये एक तरह से इस निबंध में आने वाले पात्र तो नहीं या फिर व्यक्ति विशेष के नाम हैं। तो उसकी ये पूछा जा सकता है कि भारतवर्षोन्नति निबंध में किसकी तुलना किससे की है। सूची सुमेलन में भी आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है। एक तरफ दे देंगे रॉबर्ट साहब, मुंशी चतुर्भुज सहाय और मुंशी बिहारी लाल साहब, दूसरे तरफ अकबर, टोडरमल, अबुल फजल। तो इनका भी जिक्र इस निबंध में हुआ है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जो रॉबर्ट साहब बहादुर हैं वे क्या हैं, वे कलेक्टर हैं। तो बेसिकली ये जो लेखक हैं वे उस समय के कलेक्टर की क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि चलो इनके कारण से सारा समाज यहाँ एकत्र हुआ है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हिंदुस्तानी लोगों को रेल की गाड़ी कहा है। तो हिंदुस्तानी लोगों को रेल की गाड़ी कौन से निबंध में कहा गया है, तो भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ये आपके यूजीसी नेट हिंदी पाठ्यक्रम का पहला ही निबंध है, तो इस कारण से आपको अच्छे से पढ़ना है। आगे पढ़ते हैं। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। यानी हिंदुस्तानी लोगों के बारे में ये बताया गया है कि इनको भी कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते, है ना। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साधी रहा बलवाना। देखिए, का चुप साधी रहा बलवाना एक का ये आपको पंक्ति हनुमान जी को जब अपना बल वो भूल जाए रहते हैं तो उनको याद दिलाने के लिए ये पंक्ति आती है। तो इसका रेफरेंस जो है इस निबंध में है, आप याद रखिए। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है, यानी कि भारतीय व्यक्तियों पर व्यंग किया गया है कि इनको भी याद दिलाना पड़ेगा। इसी तरह इनके पास शक्ति तो है, ताकत तो है, लेकिन करते नहीं हैं कुछ काम। तो सो बल कौन याद दिलावे, तो इन्हें याद दिलाने वाला कोई नहीं है। हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब, रईस या हाकिम, राजे महाराजों को अपनी पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बाल घोड़दौड़ थिएटर में समय लगा। यानी कि भारतीय जो है किस तरह के लोग जो है अपना काम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ कहाँ अपना समय व्यतीत करते हैं, उसे बताया गया है। बेसिकली जो भारतीयों के आलसीपन है, निकम्मापन है या काम नहीं करते हैं, उस पर इस निबंध में व्यंग किया गया है। तो जैसे कि आपको अगर एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध में, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीयों के कौन से मतलब किस बात के लिए उन्हें व्यंग किया है, तो आलसी होने पर व्यंग किया है ना। आगे है कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरह है। गरह यानी गरज, क्या गरज पड़ी है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर, यानी उस समय जो भारतीय थे एक तो वे काली चमड़ी वाले होते और गरीबी में पलते, तो गंदे भी होते हैं, ऐसा इनके बारे में सोचा जाता। तो आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें, बस यही मसल रही। तुम्हें ये पंक्ति आप याद रखिए, ये पंक्ति देकर पूछा जा सकता है कि कौन से निबंध की पंक्ति है। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। तो इस तरह से आप ये सब अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलिए, या फिर आप भी ये निबंध की पीडीएफ मैं जो है टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप जो है इसे डाउनलोड कर लें और इसे मार्क करते हुए चलिए, या फिर मार्क करते किया हुआ टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको ये जो है अपलोड कर दूँगी। तो जो बच्चे इस नोट्स को चाहते हैं, मार्किंग नोट्स को, तो वो जो है टेलीग्राम चैनल में जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। 3 मेढक एक के ऊपर एक बैठे थे, ऊपर वाले ने कहा जौक सौक। देखिए 3 मेढकों की बात हो रही है, तो उसमें से जो ऊपर वाला मेढक है, यानी कि ये वाला जो मेढक है, वो बोलता है जौक सौक, बीच वाला बोला ये वाला गमसम, और सबके नीचे वाला पुकारा गए हम। सो हिंदुस्तान की प्रजा की दशा यही है, गए हम, यानी हिंदुस्तान की प्रजा जो है सबसे नीचे वाला मेढक से तुलना गई है, गए हम। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें।
और अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिछिन बढ़े, पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। बुद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभव समरदूषिता। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बांस की नालियों से जो तारा ग्रह आदि भेद करके उनकी गति लिखी है, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत से विलायत में जो दूरबीन बनी है, देखिए विलायत में जो दूरबीन बनी है उसकी कीमत यहाँ पर दी है 16 लाख रुपए। तो जो दूरबीन बनी है उनसे उन ग्रहों को वेद करने में भी ठीक वही गति आती है। और अब आज इस काल में हम लोगों की अंग्रेजी विद्या और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, जब हम लोग नीरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। तो यहाँ पर लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। वे यह बताना चाह रहे हैं कि भारत जो है अतीत में इन्होंने क्या-क्या उपलब्धियाँ हासिल की है। जो ऋषि मुनि होते थे, है ना? यहाँ पे बोला कि हमारे पुरखों के पास कोई सामान नहीं थे। फिर भी वे जो है जो उन्होंने तारा ग्रह आदि की गति जो उन्होंने लिखी है, वे जो है विलायत में जो दूरबीन है जिसकी कीमत कितनी है 16 लाख रुपए है, उससे भी ठीक वही गति आती है। यानी यह विद्या जो आज हम पढ़ते हैं, ये अंग्रेजी विद्या, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और वह हमारे भारतीयों यानी भारतीय ऋषि मुनियों की देन है, ऐसा भारतेंदु हरिश्चंद्र कह रहे हैं। यहाँ पर एक पंक्ति आई है, बुद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभव समरदूषिता। तो ये भी आप ये पंक्ति नोट कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीस आदि तुर्की ताजी सब सर पर दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। यानी कि अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीस, ये देखिए 3 लोगों की बात हुई है। ये सब किस में है? मतलब आदि लिखा है, यानी कि सारे देशों के बीच में रेस लगी हुई है कि कौन जो है पहले कोई चीज़ को इन्वेंट करता है या उसका आविष्कार करता है या कोई उपलब्धि हासिल करता है। तो उस समय हिंदू या टियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप में मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए। जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देख कर के भी लाज नहीं आती। यानी दूसरे देश जो है इतनी प्रगति कर रहे हैं, इनको देख कर भी हिंदुस्तानियों को लाज नहीं आती है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि-कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। यानी कि अगर हम पीछे रह गए तो बाद में हम फिर कितने भी उपाय कर लें, हम आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा लेखक का मानना है। लूट की इस बरसात में भी जिसके सर पर कमबख्ती का छाता और आँखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। तो ऐसे समय में भी भारतीयों को क्या नहीं आ रही है? अक्ल नहीं आ रही है, ऐसा कह रहे हैं। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। तो देखिए, इनके मित्र इन्हीं पर इनको लिखने बोल रहे हैं, इस कारण से ये लेख लिखा गया है। तो यह लेख लिखने के लिए किसने प्रेरित किया था? ऐसा अगर क्वेश्चन बना तो लेखक के मित्रों ने उसे प्रेरित किया। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ? भागवत में एक श्लोक है, तो इन्होंने ये श्लोक बता दिया है। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया नुकुलेन तपः स्वतेरितम पुमान भवाब्दे न तरेत स आत्महा। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, सो मिला। यानी कि मनुष्य जन्म दुर्लभ होते हुए भी मिला और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता। इतना सामान पाकर भी मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए, उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। मतलब इतना सब हमारे पास रिसोर्स है, फिर भी हिंदुस्तान की दशा नहीं सुधर रही है। यानी कि हम अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लेखक आगे लिखते हैं, अंग्रेज़ों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर, यानी कि अंग्रेजी राज्य के बारे में एक तरह से वे उनकी अच्छाई गिना रहे हैं, उनको अच्छा समझ रहे हैं, क्योंकि उस समय पर नवजागरण हुआ नहीं था, कांग्रेस जो है आई नहीं थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1885 में इनकी मृत्यु होती है और इसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। उसके बाद लोगों में राजनीतिक चेतना आती है और इस समय जो और भी साहित्य चल रहे थे, तो उसी में दादा भाई नौरोजी का जो आर्थिक शोषण से संबंधित जो उनकी पुस्तक आती है, जो वो सिद्धांत देते हैं,
जिसमें वे बताते हैं कि भारत में जितना भी पैसा है, वो जो है अंग्रेज़ जो है अपने देश लेकर के जा रहे हैं, यानी हमारे देश से पैसा लेकर के अपने देश में डाल रहे हैं। तो ये सारी जो चेतना इस समय आती है लोगों को, तो इसी से प्रेरित होकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी रचना करते हैं। तो इसी में उन्होंने भारत दुर्दशा नाटक भी लिखा है और उसमें ये पंक्तियाँ भी आई हैं कि किस तरह से भारत से जितने भी पैसे हैं वे विलायत जा रहे हैं। तो जब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की और भी रचनाएं पढ़ेंगे, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति थे, तो इस कारण से उन्होंने नाटक भी लिखा है, उन्होंने निबंध भी लिखा है, साथ में ब्रज भाषा में कविता भी की है। तो इस कारण से हम जो है हमारे पाठ्यक्रम के लिए हमारे एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही उपयोगी हो जाता है। तो आगे वे लिखते हैं, उसी से प्रेरित होकर के ये लिख रहे हैं कि अंग्रेज़ों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग अगर उन्नति न करें, तो हमारे केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। सास और अनुमोदन से एकांत रात में सूने रंग महल में जाकर भी बहुत दिनों से प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा भी उसका लाज से मुँह भी न देखे और बोले भी न, तो उसका अभाग्य ही है। वह तो कल परदेश चला जाएगा। वैसे ही अंग्रेज़ों के राज्य में भी जो हम मेढक काट के उल्लू पिंजड़े के गंगाराम ही रहें, तो फिर हमारी कमबख्ती फिर कमबख्ती ही है। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती। बाबा, हम उन्नति क्या करें? तुम्हारा पेट भरा है, तुम तो दून की सूझती है। उसने एक हाथ से अपने पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं, वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन सी नई कल व मसाला बनाएं जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय के कोचवान ने गद्दी से नीचे से अखबार निकाला और वो अखबार पढ़ने लगे। तो बेसिकली जो भारतेंदु है वे इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि क्या इंग्लैंड में, यानी कि जो अंग्रेज़ हैं, उनके यहाँ किसान, खेत, गाड़ीवान, मजदूर ये सब नहीं होते क्या? तो उनके भी तो सबके पेट भरे हुए नहीं होते, फिर भी वो जो है कुछ नया करने का सोचते हैं। कल यानी कि कारखाना, उस समय क्या था, उस समय हो रही थी क्रांति। कल कारखाने, फैक्ट्रीज ये सब बन रहे थे, है ना। आधुनिक युग आया था नया नया, उस समय की बात है। जैसे अभी डिजिटल युग है, अभी हम डिजिटल टेक्नोलॉजी देखते हैं कि रोज़ रोज़ नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो उस समय नए नए इन्वेंशन हो रहे थे कल कारखाने से रिलेटेड। तो उसी को वे बोल रहे हैं कि वहाँ वे तो विज्ञान तरक्की कर रहा है और खाने पीने के ये मसाला बना रहे हैं, नए इन्वेंट कर रहे हैं, अनाज को दुगना उपजा रहे हैं। तो इस तरह से वहाँ के जो गाड़ी के कोचवान, यानी कि गाड़ी चलाने वाला जो व्यक्ति है, तो वो अपना समय भी बर्बाद नहीं करता, वो अखबार पढ़ता है। यहाँ के कोचवान तो हुक्का पीते हैं, गप मारते हैं, निकम्मापन करते रहते हैं। तो ये इस तरह से भारतेंदु जो है भारतीयों के निकम्मेपन पर व्यंग कर रहे हैं। बेसिकली भारतेंदु जो है समय की कीमत समझाना चाह रहे हैं भारतीयों को। ये देखो, वो बोल रहे हैं कि वहाँ के लोग गप ही में देश के प्रबंध छांटते हैं, यानी कि देश में कैसे मैनेजमेंट करना है, समय का प्रबंधन कैसे करना है, तो वह बताया है। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक क्षण भी व्यर्थ न जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस्य यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलुक दास ने दोहा ही बना डाला, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो इस निबंध में किसकी चर्चा की गई है, किसका दोहा इसमें आया है, तो मलुक दास का दोहा आया है ये वाला। ये आप याद रखेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। तो इस निबंध में भारतेंदु बताना चाह रहे हैं, भारत के लोगों को प्रेरित करना चाह रहे हैं, क्योंकि उस समय जब अंग्रेजी शासन था, तो ये हमारा जो दौर था उस समय का, वो संक्रमण काल से गुजर रहा था ना। तो उस समय इसलिए अंग्रेज़ों की इतनी प्रशंसा की गई है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे आंदोलन बढ़ते जाता है, जैसे जैसे जागरूकता आती जाती है हमारे भारतीयों में,
तो लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ जो है कहाँ-कहाँ पर गलत कर रहे हैं और उनके खिलाफ़ भारतीय खड़े होते हैं। लेकिन जब शुरू-शुरू में अंग्रेज़ी राज आया था तो इसे सब लोग जो है अच्छा समझते थे। अच्छा इसलिए समझते थे क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों के बारे में अच्छा ही प्रचार किया जाता था। उस समय की परिस्थितियाँ वैसी थी। तो इस कारण से इस निबंध में जो आपको देखने के लिए मिल रहा है कि अंग्रेज़ों के बारे में बहुत ही प्रशंसा की गई है, तो वह उसी का ही एक एक तरह से उसी का ही प्रभाव है। तो इस कारण से यहाँ पर अंग्रेज़ों की प्रशंसा हमें दिखती है और भारतीयों को जगाने का काम जो है साहित्य जो है के माध्यम से भारतीयों को जगाने का काम भारतेंदु कर रहे हैं। चारों ओर आंख उठाकर देखें तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं है। अमीरों मुसाहिबी दलालों या अमीरों के नौजवान लड़कों को ख़राब करना या किसी की जमा मार लेना, इनके सिवा बतलाइए और कौन रोजगार है जिससे कुछ रुपया मिले। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है, यानी बता रहे हैं कि भारत कैसे है, दरिद्र है क्योंकि यहाँ के लोग काम नहीं करते, ऐसा भारतेंदु सोच रहे हैं उस समय पे। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे चेतना आती जाएगी तब वो समझेंगे कि भारत से पैसा जो है कहाँ जा रहा है, विलायत जा रहा है। किसी ने बहुत ठीक कहा है, दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। देखिए ये वाला आप लाइन नोट कर लीजिए, दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। तो यह कथन देकर के पूछा जा सकता है कि यह कथन किस निबंध से लिया गया है। वही दशा हिंदुस्तान की है। मुर्दमशुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। यानी कि जैसे कि डॉलर है तो डॉलर बढ़ते जा रहा है और रुपए का वैल्यू क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। जो मार्केट अगर आप लोगों को समझ आता होगा तो। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े, वह रुपया बिना बुद्धि के न बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजों का मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलाएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। यानी कि भारत का धन धान्य बढ़ाने की बात हो रही है। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो, कब तक अपने को जंगली हुस मूर्ख बोधे डरपोक पुगरवाओगे। दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं है। फिर कब कब राम जनकपुर है, अब की जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचोगे। जब पृथ्वीराज को कैद कर, देखिए यहाँ पे पृथ्वीराज के बारे में भी चर्चा की गई है। तो ये सारे उल्लेखित व्यक्तियों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे पृथ्वीराज हो गए, राम हो गए, है ना। तो शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन। तो किसी ने कहा कि वह शब्द विधि बाण बहुत अच्छा मारता है। एक दिन सभी नियत हुई और 7 लोहे के तावे बाण से फोड़ने को रखे गए। फिर पृथ्वीराज को लोगों ने पहले से ही अंधा कर दिया था। आपने पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी की लड़ाई वाली कहानी सुनी होगी, तो उससे आप ये समझ सकते हैं कि उन दोनों ये जो है उसको मोहम्मद गोरी को माफ़ कर देता है और उसके बाद ये जो है पुनः आक्रमण करता है। तब पृथ्वीराज को बंदी बना लेता है, उसके आँखों को फोड़ देता है। संकेत यह हुआ कि जब गयासुद्दीन हूँ करे यानी आवाज़ दे तब तावे पर बाण मारा जाएगा। लेकिन चंद कवि जो चंद बरदाई थे वे कौन थे? इनके दोस्त थे पृथ्वीराज के। और इनका जो है एक रेवा तट जो है आपके पाठ्यक्रम में भी है, पृथ्वीराज रासो, जिसमें आप पढ़ेंगे यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में। तो चंद कवि भी उसके साथ कैदी था। यह सामान देखकर उसने यह दोहा पढ़ा, अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चूके चहु आज इक्के मारे इक्कसर। उसका संकेत समझकर गयासुद्दीन ने हूँ किया तो पृथ्वीराज ने उसी को बाण मार दिया। वही बात अब है, अब की चढ़ी। इस समय में सरकार का राज्य पाकर, उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो। और वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो, धर्म में, घर के काम में, बाहर रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर गरीब, भारतवर्ष की सब आस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पद के कंटक हो, चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहे या नंगा कहे, क्रिस्तान कहे या भ्रष्ट कहे। तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो, यानी कि देश की दीन दशा को देखो, उससे प्रेरणा लो और काम में जुट जाओ, ऐसा कह रहे हैं। और उनकी बात मत सुनो। अपमान पुरस्कृत्य मानम कृत्वा तु पृष्ठतः,
स्वकार्य साधिये धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। जो लोग अपने को देसी तैसी मानते हो और वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। तो इस लाइन के माध्यम से भारतेंदु बता रहे हैं कि अपना काम जो है आपको खुद ही करना है, और यदि आप सबके देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। तो अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं, उन चोरों को वहाँ से पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे तो जिस क्रोध से उसको पकड़ कर मारोगे और जहाँ तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे, उसी तरह इस समय जो जो बातें तुम्हारे उन्नति के पथ का काटा हो उनकी जड़ खोद कर फेंक दो, कुछ मत डरो। जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम न होंगे, जात से बाहर न निकाले जाएंगे, दरिद्र न हो जाएंगे, कैद न होंगे, वरंच जान से न मार जाएंगे, तब तक कोई देश न सुधरेगा। यानी कि देश को सुधारने के लिए तुमको जितने सेक्रीफाइसेस करने पड़े उसे करो, ऐसा भारतेंदु कह रहे हैं। अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है, किसको अच्छा समझें, क्या लें क्या छोड़ें। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती है उनको मैं कहता हूँ सुनो, सब सुन्नियों का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखिए, धर्म की उन्नति के बारे में बात की है। देखो, अंग्रेज़ों की धर्मनीति राजनीति परस्पर मिली है। अंग्रेज़ों में धर्मनीति भी है, राजनीति भी है, दोनों मिली हुई है। क्योंकि वहाँ जो देखिए ना, पोप ही शासन चलाते थे, उधर जो पश्चिमी होते थे। तो पोप क्या है? धार्मिक व्यक्ति है। शासन चलाना क्या है? राजनीति है। तो दोनों क्या है? मिले हुए हैं। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं है ना। तो इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति हुई है, यानी कि धर्म की उन्नति के साथ ही राजनीति में, शासन व्यवस्था में उन्नति हुई है, ऐसा बोल रहे हैं। उनको जाने दो, अपने ही यहाँ देखो। तुम्हारे धर्म में की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो, तुम्हारा बलिया के मेला। बार बार देखिए बलिया का जिक्र हो रहा है, आपको ये याद रखना है। बलिया के मेला का यही स्थान क्यों चुना गया? यानी कि बलिया का मेला लगा हुआ है जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे का सुख दुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है? जिसमें महीने में 2 एक उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। यानी कि धर्म में, संस्कृति में जो चीज़ें हम करते हैं अपने हिंदू धर्म में, तो उसके पीछे क्या कारण है वह भारतेंदु जो है बता रहे हैं। कि जैसे एकादशी का व्रत हम क्यों रखते हैं? तो उपवास से क्या होता है? शरीर शुद्ध हो जाता है। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी जो है सिर पर चढ़ाकर तब पैर में डालने का विधान क्यों है? ताकि तलवे से गर्मी सिर पर चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। यानी कि वे बोल रहे हैं कि हमारे धर्म से जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है, और इसी कारण से हम जो है ऐसा करते हैं। बेसिकली भारतेंदु कहना चाह रहे हैं कि धार्मिक उन्नति जैसे होगी तब इस देश की भी उन्नति वैसी होगी। तो दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बार तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यह त्यौहार ही तुम्हारी म्युनिसिपालिटी है। ऐसे ही सब पर्व, सब तीर्थ व्रत में कोई हिकमत है। उन लोगों ने धर्मनीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में हुई वह यह है कि उन लोगों ने धर्म क्यों मानने लिखे थे, ये धर्म क्यों मानने लिखे थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा। यानी धर्म में ये बातें क्यों लिखा गया है इसे लोगों ने समझा नहीं और इसी को ही वास्तविक धर्म मान लिया। तो आप जो है उसके पीछे का कारण समझो, ऐसा भारतेंदु बोल रहे हैं। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। सभी तिथि व्रत, सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बार आंख खोलकर देख और समझ लीजिए, फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उनका ग्रहण कीजिए। यानी वे बोल रहे हैं कि धर्म में जो, धर्म ग्रंथ में जो बातें कही गई है उनको आप आंख बंद करके ग्रहण न कीजिए, बल्कि उसके पीछे का कारण जानिए। तो ये आगे लिखते हैं कि देखिए यहाँ से, सो इन बातों को अब एक बार आंख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई
और उनमें देश और काल के अनुकूल और उपकारी हों उनका ग्रहण कर, यानी कि जो हमारे देश काल के अनुकूल हो उनको आप ग्रहण करो और जो ना हो, प्रतिकूल हो, उन्हें छोड़ दो। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको मत चलाइए। तो देखिए भारतेंदु तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि धर्मशास्त्रों में, जैसे कि हिंदू में विधवा विवाह नहीं होता था, उस समय विधवा विवाह नियम भी बना, 1856 की बात है। तो इस कारण से बोल रहे हैं भारतेंदु कि इस तरह की प्रथाएं जो कि तो इसे आप जो है समाज विरुद्ध, समाज जो है इसको नहीं मानता था विधवा विवाह को, यानी धर्मशास्त्र में, है ना। लेकिन अगर हम अभी के वर्तमान काल और परिस्थिति को देखें तो विधवा विवाह एक अच्छी बात है। तो इसलिए इसके पीछे उस समय जो बनाया गया था उसका कारण अलग था और अभी की परिस्थितियाँ जो बदल गई है, तो इस कारण से इसमें विधवा विवाह करना उचित है, ऐसा भारतेंदु बताना चाह रहे हैं। विधवा विवाह जो है समाज के हित में है। लड़कों की छोटेपन में ही शादी करके उनका बल बीरज आयुष्य सब मत घटाइए, यानी कि बोल रहे हैं कि बाल विवाह मत कीजिए, है ना। तो ये इस तरह से समाज के हित में कुछ जो धार्मिक नियम विधान हैं उनको आप बदलिए, ऐसा भारतेंदु कहना चाह रहे हैं। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं, वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए, नून तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काठ में डालिए। यानी कि एक बार उनको रोजगार के लायक हो जाने दीजिए, एकदम बचपन में ही शादी करके जिम्मेदारी मत डालिए, ऐसा बोल रहे हैं। पहले उनको थोड़ा सीख लेने दीजिए, काम सीख लेने दीजिए, उसके बाद उन्हें इस विवाह के बंधन में बांधिए जब वे जिम्मेदारी संभालने लायक हो जाएं। कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि को दूर कीजिए, यानी कि देखिए ये जो सामाजिक बुराइयां हैं इन्हें आप दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए। महिला शिक्षा पर ज्योतिबा राव फूले उस टाइम पे उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जैसे मैंने अपने पिछली क्लास में बताया था। तो उन सब से प्रेरणा लेकर के देखिए ये निबंध जो है लिखा गया है, किंतु इस चाल में नहीं कि जैसे आजकल पढ़ाई जाती है जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। वैष्णव शास्त्र इत्यादि नाना प्रकार के लोग आपस में बैर छोड़ दें, यह समय इन झगड़ों का नहीं। हिंदू जैन मुसलमान सब आपस में मिलिए, जाति में कोई ऊंचा हो चाहे नीचा हो सबका आदर कीजिए। तो देखिए इसमें कई सारी बातें आपको अच्छी भी लगेंगी, कई सारी बातें जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी। तो उस समय जैसी परिस्थितियाँ थी और जैसा उनका समझ उस समय तक विकसित हुआ था उसके अनुसार ये निबंध लिखा गया है। जो जैसे कि अभी हम महिलाओं के बारे में बात करते हैं, तो हम अभी महिलाओं के बारे में, समाज जो है बहुत आगे आ चुका है, उस समय महिलाओं के बारे में समाज जो है बहुत पिछड़ा हुआ था, तो उसके अनुसार से चीज़ें लिखी गई हैं। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए, छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए, यानी कि छुआछूत मत कीजिए, ये बोल रहे हैं। सब लोग आपस में मिलिए। मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस समय इस हिंदुस्तान में बसकर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें, ठीक भाइयों की भांति हिंदुओं से बर्ताव करें। ऐसी बात जो हिंदुओं का जिद दिखाने वाली हो ना करें। घर में आग लगे सब जेठानी दरानी को आपस का डाह छोड़कर एक साथ वह आग बुझानी चाहिए। जो बात हिंदुओं का नहीं मयस्सर है वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। उनके जाति नहीं, खाने पीने में चौका चूल्हा नहीं, बुलाए जाने में रोक टोक नहीं, फिर भी बड़े ही सोच की बात है कि मुसलमानों ने अभी तक अपनी दशा कुछ नहीं सुधारी। अभी तक बहुतों को यही ज्ञात है कि दिल्ली लखनऊ की बादशाहत कायम है। यारों वे दिन गए, अब आलस हठधर्मी यह सब छोड़ो। चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो, एक एक दो होंगे। पुरानी बातें दूर करो। मीर हसन इंदर सभा पढ़ाकर छोटेपन से ही लड़कों का सत्यानाश मत करो। होश संभाला नहीं कि पढ़ी पारसी, चुस्त कपड़ा पहनना और गजल गुनगुनाएं। अर्थात इसमें भारतेंदु जो है मुसलमानों के बारे में भी इन्होंने टिप्पणी की है। जिस तरह से हिंदू समाज में भी बुराइयां हैं उसी तरह मुसलमान समाज में भी कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयां हैं, तो उस पर उन्होंने कहा है। आगे जो ये गज़ल है वो उसी के लिए है। शौक तिल्फी से मुझे गुल की जो दीदार का था, न किया हमने गुलिस्तां का सबक याद कभी। भला सोचो कि इस हालत में बड़े होने पर वे लड़के क्यों न बिगड़ेंगे। अर्थात जो मुसलमान लड़के होते हैं वे जो किताबें पढ़ते हैं बचपन से, वैसी किताबें उनको मत पढ़ने दो। मतलब मुसलमानी लड़कों की बात हो रही है। तो इससे क्या होते हैं, लड़के बिगड़ जाते हैं। जो शायरी वाली किताब या ऐसे सब किताब जो दे देते हैं, तो लड़कों को ऐसी किताबें छूने भी मत दो। अच्छी से अच्छी उनको तालीम दो। पेंशन और वजीफ़े या नौकरी का भरोसा छोड़ो, लड़कों को रोज़गार सिखलाओ।
यानी कि उनको कुछ स्किल सिखलाओ, कुछ कौशल सिखलाओ। विलायत भेजो, छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। 100 महलों के लाड़ प्यार, दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखलाओ। फिर ये है यह पैराग्राफ, अंतिम पैराग्राफ इस निबंध का। भाई हिंदुओं, तुम भी मत मतांतरों का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ। इस महामंत्र का जप करो। जो हिंदुस्तान में भी रहे, चाहे किसी जाति किसी रंग का क्यों ना हो, वह हिंदू है। हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान, सब एक का हाथ एक पकड़ो। कारीगरी जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। यानी कि तुम्हारे रुपए जो है विलायत ना जाए। देखा जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसिस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। यानी कि ये देखियो, दिया सलाई भी कहाँ से आ रही है? विलायत से आ रही है। तो ये हम विलायत से क्यों खरीदें? ये हम अपने ही देश में क्यों नहीं निर्मित करते? ऐसा भारतेंदु कहना चाह रहे हैं ज़रा। क्योंकि अगर हम अपने देश में कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहाँ का पैसा यहीं रहेगा, लेकिन अगर दूसरे देश से सामान आएगा तो सामान फ्री में तो नहीं आएगा ना, हमको उनको पैसा देना पड़ेगा। तो हमारा पैसा इस तरह दूसरे देश में चला जाएगा। तो इस चीज़ को भारतेंदु जो है पॉइंट आउट कर रहे हैं। तुम जिस मार्किन की खेती, देखिए ये वाला लाइन जो है इम्पोर्टेंट है कि इसमें कौन कौन से देश का नाम आया है, ये देखिए। और हर एक देश में क्या क्या चीज़ फेमस है, वो जैसे दिया सिलाई विलायत से आती है, मार्किन की धोती वो अमेरिका की बनी हुई है। तो ये ना सूची सुमेलन में आपसे पूछा जा सकता है। मार्किन की धोती अमेरिका की बनी है। लकलाट का जो अंगा है वो इंग्लैंड का है ना। फ्रांसीस में कंघी, तो फ्रांसीसी का कंघी आ गया, जिससे तुम सर झाड़ते हो। जर्मनी से क्या बन कर के आया है? चर्बी की बत्ती, जो तुम्हारे सामने जल रही है। यह तो वही मसल हुई कि एक बेफिक्रे मंगती का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है। दूसरा बोला, जी टोपी भी फलाने की है। और इन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मुंचे ही मुंचे हैं। यानी कि तुम्हारे पास जो तुम कहीं जा रहे हो और तुमने ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी पोशाक पहना है वो सब किसका है? विलायत का है। तो क्या मतलब फिर तुम्हारा क्या है? तुम्हारा अपना बनाया हुआ क्या है? यानी कि तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो, कुछ बना नहीं रहे हो, ऐसा भारतेंदु कह रहे हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज के काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। यानी कि जो आपको नॉर्मल कपड़े पहनना है, खाना खाना है, जो जो खाना आपको खाना है वो ना उगा रहे हो, जो पहनना है वो बना नहीं रहे हो, ऐसा भी बोल रहे हैं। भैया अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो, वैसा ही खेल खेलो। यानी कि मनोरंजन वाली किताबें मत पढ़ो, शेरो शायरी मत करने लग जाओ। कुछ आविष्कार करने वाली, कुछ वैज्ञानिक वाली किताबें जिससे कुछ निर्माण किया जा सके, ऐसा कौशल सीखो, ऐसा बोल रहे हैं। वैसी बातचीत करो, परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने में अपनी भाषा में उन्नति करो। यानी कि अपने भाषा का सम्मान करो। जो हमेशा परदेशी वस्तुओं के पीछे यानी विदेशी भाषा के पीछे, जैसे हम अभी इंग्लिश के पीछे भागते हैं कि इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है, इससे जॉब मिलेगा, ये होगा वो होगा, और अपनी भाषा को तुच्छ समझने लग जाते हैं। तो यह है कि परदेशी भाषा का भी सम्मान करो, लेकिन अपनी भाषा में ही उन्नति करो, अपनी भाषा में पढ़ो लिखो। तो इस तरह से अपनी भाषा का ही भरोसा रखो, ऐसा भारतेंदु उस समय कह रहे हैं। भारतेंदु ने अपनी भाषा के बारे में एक कविता भी लिखी है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, और निज भाषा बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। तो ये वाली जो पंक्ति है वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये निबंध जो है समझ में आया होगा। बाकी जो इस निबंध के नोट्स हैं, जो पंक्तियां हैं, या फिर जो क्वेश्चन हैं, जो एमसीक्यूज़ बन सकते हैं पॉसिबल, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। तो आप जो है टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, और इस तरह हम एक एक करके रोज़ एक एक निबंध पढ़ते जाएंगे लाइन बाय लाइन। और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक यदि आपको क्लास पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।